हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हमने वीडियो शुरू किया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी टेरेस्ट्रियल यूनिटी या फिर मैं कहूँ पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है उसकी स्टडी आज हम करेंगे। पार्थिव एकता का सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, उसके बारे में स्टडी आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया किसने। ये जो आइडिया है, ये पार्थिव एकता का जो आइडिया है, वो आइडिया किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर एक नाम आता है, बहुत ही फेमस नाम है, जो है फ्रांसीसी भूगोलवेता। कौन है? फ्रांसीसी भूगोलवेता है एक, फ्रांसीसी भूगोलवेता, जिनका नाम है वाइडल डी ला ब्लाश। सिंपली हम कह देते हैं, जिन्हें ब्लाश हम कह देते हैं। इन्होंने सबसे पहले ये पार्थिव एकता का जो सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था। हालांकि इस पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में चर्चा हम्बोल्ट ने भी की थी, लेकिन हम्बोल्ट का जो आइडिया था वो इतना यहाँ पर कारगर नहीं था। इन्होंने हम्बोल्ट ने इस आइडिया के बारे में इतना एलाबोरेशन या खुल करके नहीं बताया था, लेकिन फ्रांसीसी भूगोलवेता जो ब्लास थे, वाइडल डिला ब्लास, इन्होंने ये खुल करके बताया कि पार्थिव एकता सिद्धांत होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, इसका मतलब बताते हैं आपको, जिसका मतलब है कि पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई की तरह समझा जाना चाहिए। पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई के रूप में, किसके रूप में? संपूर्ण इकाई के रूप में समझा जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको मतलब समझना है कि पार्थिव एकता का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ, वो एक होल यूनिट है, एक संपूर्ण इकाई है। इसे इकाई ही समझा जाना चाहिए, संपूर्ण इकाई समझा जाना चाहिए, जहाँ इसके सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। सभी हिस्से क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ इसके सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अर्थ को एक ऐसी यूनिट माना है जिसके सभी पार्ट्स क्या हैं? आपस में जुड़े हुए बताए गए हैं ब्लाश ने। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, इसके सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, जो एक होल के यानी कि समन्वित रूप से काम करते हैं। सभी हिस्से क्या करते हैं? समन्वित रूप से काम करते हैं। मतलब एक में अगर चेंज होता है तो दूसरे में भी चेंज होता है, तीसरे उससे जुड़े हुए तीसरे में भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारे समन्वित रूप से काम करते हैं, समन्वित रूप से काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत सबसे पहली बात तो किसने दिया? ब्लाश ने दिया। जिसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई माना गया है जिसके सभी हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि समन्वित रूप से काम करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसको खुल करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वाइडल डी ला ब्लाश का मानना था कि अर्थ पर होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है, पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? क्रम से होती है। क्या होती है? क्रम से होती है। उनका एक निश्चित सीक्वेंस होता है, फिक्स सीक्वेंस उनका होता है, एक निश्चित क्रम से वो होती है। और उन सभी पर, इन सभी घटनाओं पर कुछ नियम लागू होते हैं, कुछ सामान्य नियम लागू होते हैं इन सभी घटनाओं पर। पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाएं क्या है? एक निश्चित क्रम में होती है, जिन पर कुछ एक सामान्य नियम लागू होते हैं, जिनसे विशेष स्थितियां भी प्रभावित होती है। कुछ एक कंडीशन होती है हमारी अर्थ पर, जिनकी वजह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, उनकी वजह से ये विशेष स्थितियां भी क्या हो जाती हैं? कई बार प्रभावित हो जाती है। विशेष स्थितियां भी प्रभावित होती है, विशेष स्थितियां भी प्रभावित होती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो आइडिया है, कौन सा आइडिया? टेरेस्ट्रियल यूनिटी। यह विचार वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे पहले खगोल विज्ञान के माध्यम से आया। वैज्ञानिक क्षेत्र में मतलब जो अपना साइंटिफिक फील्ड है उसमें सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जहाँ जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है या फिर मैं कहूँ खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच समानता देखी है कि पृथ्वी और जो अन्य खगोलीय पिंड है या अंतरिक्ष के जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सब में क्या देखी है, इनने समानता देखी कि जैसी पृथ्वी है, अंतरिक्ष में मौजूद सारी सेलेस्टियल बॉडी वैसी ही होती है। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आता है टॉलमी का। किसका नाम आता है? टॉलमी का। टोल्मी हम सबको पता है, एक प्राचीन खगोल शास्त्री और भूगोलवेता थे। इन्होंने भूगोल को एक महान विज्ञान कहा है। टोल्मी ने भूगोल को महान विज्ञान कहा है। भूगोल क्या है? इनके अकॉर्डिंग महान विज्ञान है, महान विज्ञान कहा इन्होंने। ठीक है, और कहा कि ये जो आकाश है इसमें पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि भूगोल एक महान विज्ञान है और आकाश में पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। आकाश में पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये किसने माना? ये माना टोल्मी ने। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आकाश में पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका मतलब यह था कि पृथ्वी और आकाश, इन दोनों में, पृथ्वी और आकाश में दोनों में समान नियम लागू होते हैं। हालांकि पहले ये विचार केवल गणित के क्षेत्र तक ही सीमित था, इसे भूगोल में इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, पॉल वाइडल डिला ब्लाश ने भूगोल का, इसे ये जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, भूगोल में इसे इंट्रोड्यूस किया था। भूगोल में इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? ब्लाश ने किया था। हालांकि ये मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स में था, बट भूगोल में इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? वाइडल डिला ब्लाश ने किया था। और कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी भी टेरेस्ट्रियल यूनिटी से जुड़ा हुआ है, यानी इसे पृथ्वी की इस एकता के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मानव भूगोल को किसके माध्यम से समझा जा सकता है? मानव भूगोल को पृथ्वी की एकता के माध्यम से ही समझा जा सकता है। पृथ्वी की एकता के माध्यम से ही समझा जा सकता है। पृथ्वी की एकता से समझा जा सकता है। ये किसने कहा? ये ब्लाश ने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी को केवल पृथ्वी की एकता से ही समझा जा सकता है। वे ये कहना चाहते थे कि मानव भूगोल में होने वाली जो घटनाएं हैं और मानव समाज, मानव भूगोल में होने वाली घटनाएं और मानव समाज पृथ्वी के भौतिक और पर्यावरणीय तत्वों से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, समाज हैं, वो सभी क्या करते हैं? प्राकृतिक या फिर मैं कहूँ पर्यावरणीय तत्वों से सीधे प्रभावित होते हैं। उनका कहना था कि इंसान की एग्जिस्टेंस और उसका बिहेवियर इन सभी भौतिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। इन सभी भौतिक परिस्थितियों का ही क्या है? परिणाम है, जिनमें वो रहता है। जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका एग्जिस्टेंस हो जाएगा और उसका बिहेवियर हो जाएगा। ओके, ये वाइडल डी लाप्लास ने कहा। इसका मतलब ये है कि फिज़िकल एनवायरनमेंट, जिसमें हम लैंड को इंक्लूड कर सकते हैं, क्लाइमेट को इंक्लूड कर सकते हैं, क्लाइमेट को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा हम वेजिटेशन को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी भौतिक पर्यावरण में शामिल किए गए हैं एंड ह्यूमन की लाइफ और उसके कल्चर पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो चीज़ें हैं वे ह्यूमन की लाइफ और उसके कल्चर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और इसी के माध्यम से हम ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें देखते हैं टेरेस्ट्रियल यूनिटी में कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो विचार है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का विचार बॉटनिकल ज्योग्राफी से लिया गया था। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो विचार है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो आइडिया है, ज्योग्राफी में बात कर रहा हूँ मैं, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है बॉटनिकल ज्योग्राफी से। बॉटनिकल जियोग्राफी से कहाँ से लिया गया है? बॉटनिकल ज्योग्राफी से लिया गया है।
जिसमें सबसे पहले एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया था। इस फील्ड में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम अग्रणी आता है। उन्होंने बहुत उल्लेखनीय योगदान किया है। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि एक स्थान के लैंडस्केप यानी भूदृश्य का कैरेक्टर या उसकी पहचान निर्धारित करने में वहाँ की जो वेजिटेशन होती है, किसी भी स्थान की आइडेंटिटी के लिए वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी क्षेत्र की वेजिटेशन का सामान्य स्वरूप ही उस क्षेत्र की सबसे विशेष पहचान होता है। किसी भी क्षेत्र की विशेष पहचान वहाँ की वनस्पति होती है। यदि वेजिटेशन न हो तो उसकी कमी बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है और वो स्थान जो है वो अधूरा सा लगता है। ठीक है, वो स्थान अधूरा सा लगता है। वेजिटेशन न केवल लैंडफॉर्म्स को उभारता है बल्कि वेजिटेशन लैंडफॉर्म को शेप देता है, ठीक है, कलर देता है। इसके अलावा ग्रुपिंग ग्रुपिंग डिसाइड करता है, ठीक है। ग्रुपिंग के ढंग से पूरी भूमि को यूनिक कैरेक्टर प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने नाम सुना है स्टेपी, सवाना, सिल्वा, ठीक है, सिल्वा आपने नाम सुना है। इसके अलावा आपने टेगा नाम सुना है, ठीक है। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो अलग अलग प्रकार की वेजिटेटिव रीजन्स को दर्शाते हैं। ये सभी कलेक्टिव टर्म्स हमें एक पूरे लैंडस्केप की एक झलक देते हैं और इस तरह की वेजिटेशन के प्रकार का हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे आपके सामने अगर स्टेपी वर्ड आता है तो आपको पता है कि ये क्या है, एक ग्रासलैंड है। अगर आपके सामने टेगा वर्ड आता है तो आपके दिमाग में एक शेप आ जाती है कि यहाँ पर कोनीफेरस ट्रीज़ होंगे बहुत सारा है, ठीक है, कोनीफेरस ट्रीज़ होंगे बहुत सारे। मतलब ये ग्रुपिंग होती है, यही है यूनिटी। इस ग्रुपिंग को ही क्या कहा गया है, यूनिटी कहा गया है। हम्बोल्ट के अकॉर्डिंग पौधों के बीच कंपटीशन या फिर मैं कहूँ तो प्रतिस्पर्धा इतनी तेज होती है कि सिर्फ वे ही पौधे उस क्षेत्र में सरवाइव कर पाते हैं जो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अडेप्ट हो सकते हैं। यह कंपटीशन उन पौधों के बीच होता है जो सीमित संसाधनों, कुछ एक सीमित संसाधन होते हैं, जैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं वाटर, इसके अलावा लाइट, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ एक न्यूट्रिशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। जो सीमित संसाधनों जैसे कि वाटर हो गया, प्रकाश हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इन एलिमेंट्स के आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं इन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इस कंपटीशन के बावजूद, ये जो कंपटीशन होता है, इस कंपटीशन के बावजूद एनवायरनमेंट में कोई स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। फिर भी क्या होता है, स्टेबल, यानी कि ये कंपटीशन ऑन गोइंग रहता है, डायनामिक रहता है, चलता ही रहता है, बिना एंड का कंपटीशन जिसे हम कह सकते हैं। विदाउट एंड क्या होता है, कंपटीशन चलता रहता है, कोई स्थिरता यहाँ पर नहीं बन पाती। हाँ हाँ, एक केवल एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का निर्माण जरूर हो जाता है। इसका निर्माण हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थिर संतुलन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जिसमें परिस्थितियाँ बदलती रहती है और एक नए प्रकार के पौधे अडॉप्ट होते रहते हैं, ठीक है। पौधों का एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन या अडप्टेशन मैं कहूँ तो अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकता है। यह अडप्टेशन पौधों की पत्तियों के रूप में हम देख सकते हैं, पौधों की पत्तियों की ऊंचाई के रूप में हम देख सकते हैं, उनका आकार हम देख सकते हैं, पौधों की पत्तियों की पोजीशन हम देखते हैं, पत्तियों पर बालों का होना, जैसे उन्हें पानी के खोने से बचाने के लिए, जब पानी मतलब इवापोट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए कुछ एक बाल होते हैं, रेशेदार उनके टिश्यूज़ होते हैं, और जड़ों के विकास जैसे विभिन्न तरीकों से यह प्रकट हो सकता है। हर प्लांट या पौधा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे अच्छे पॉसिबल तरीके से वहाँ पर अनुकूल बनाता है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि पौधे एक दूसरे के साथ कई तरह के एसोसिएशंस या ग्रुप बनाते हैं। वेजिटेशन कई तरह के ग्रुप बनाते हैं जिससे वे एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी का भी फ़ायदा उठाते हैं।
निकटता का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, कि एक प्लांट जो है वो कई तरह के न्यूट्रिशन क्रिएट करता है, कई तरह के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके, तो उन न्यूट्रिशन का फ़ायदा उसके पास में उगे हुए पौधे को भी मिल जाता है। निकटता का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी अन्य पौधे की छाया में अच्छी तरह बढ़ सकते हैं, या जिनके आसपास के पौधे मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखते हैं। इस तरह के सहयोगात्मक समूहों में से वे बेहतर तरीक़ों से सर्वाइव वहाँ पर कर पाते हैं। अलग-अलग पौधों की स्पीशीज़ भले ही एक ही क्षेत्र में एक साथ निवास करती हो और अनुकूलन की प्रोसेस में उनके बीच बाहरी डिफरेंसेस भी होते हैं, फिर भी एक ट्रेन्ड आई के लिए इन सभी पौधों में एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। कॉमन आइडेंटिटी, इनमें कॉमन आइडेंटिटी होती है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ एक स्टैम्प दिखाई देता है। एक विशेष प्रकार की वेजिटेशन का वातावरण उस पूरे क्षेत्र की एक समान पहचान बनाता है। उस एरिया में चाहे कितने ही वेजिटेशन हो, अलग अलग टाइप के वहाँ पर वेजिटेशन हमें देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग तरीके के हमें वहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस एरिया में कुछ एक स्पेसिफिक वेजिटेशन ऐसी होगी जो इस पूरे एरिया की एक अलग ही पहचान बनाएगी। ठीक है, जिससे उस रीजन का लैंडस्केप एक खास तरह का दिखाई देगा। इस वेजिटेशन की वजह से ये पूरा वेजिटेशन कुछ खास तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने वेजिटेशन पर लगाया है, इसी कॉन्सेप्ट को हम एनिमल्स या फिर मैन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेशन से बेहतर तरीके से हम एनिमल्स और मैन के कॉन्टेक्स्ट में से अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से एनिमल्स और इंसानों की एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन प्लांट्स की तुलना में काफ़ी अलग और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जब हम इसे किसी एरिया पर एनिमल और मैन के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एनिमल्स के पास लोकोमोशन पावर होती है, ध्यान रखना, एनिमल्स के पास क्या होती है, लोकोमोशन पावर होती है। लोकोमोशन पावर होती है। लोकोमोशन पावर का मतलब होता है कि वे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस क्षमता की वजह से वे अपने आसपास के चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो वे दूसरी जगह माइग्रेट भी कर सकते हैं। इस तरह से एनिमल अपने एनवायरनमेंट के साथ लड़ाई करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसके साथ अडॉप्ट होने में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर उसे सूट नहीं कर रहा है तो वो वहाँ से क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन वेजिटेशन माइग्रेट नहीं करते। इंसान के पास इंटेलिजेंसी होती है। यहाँ पर बात करते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के पास क्या होते हैं, इंटेलिजेंसी होती है भाई, जिससे वह न सिर्फ एनवायरनमेंट के चेंजेस को समझ सकता है बल्कि उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। इंसान टूल्स बना सकता है, खेती कर सकता है, कई तरह के शेल्टर बना सकता है एंड रिसोर्सेज को मैनेज भी कर सकता है। इस इंटेलिजेंस के कारण इंसान एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी सक्षम है। एनिमल्स फिजिकल होते हैं, वेजिटेशन फिजिकली होती है, बट इंसान जो होता है ह्यूमन, वो मेंटली भी सक्षम होता है एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इस कारण से इंसान के लिए एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और कंट्रोल करने वाला हो जाता है। एनवायरनमेंट एक कंपोजिट सिस्टम है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एनवायरनमेंट क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट एक क्या है, कंपोजिट सिस्टम है जो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को एक म्यूचुअल रिलेशन में जोड़ता है। यह रिलेशनशिप सिर्फ सर्वाइवल का ही नहीं बल्कि एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम का है, जहाँ सभी जीव एक दूसरे पर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। एनवायरनमेंट इस पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखता है। जितना भी सिस्टम है इस पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखता है एनवायरनमेंट, जहाँ हेट्रोजीनियस यानी कि अलग अलग जीव
प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मैं कहूँ इंसान एक वाइटल रिलेशनशिप में जुड़े रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में ये जुड़े होते हैं। इस आइडिया को लिविंग क्रिएचर्स की ज्योग्राफी का गवर्निंग लॉ माना जा सकता है। ये जो आइडिया हमने पढ़ा है कंपोजिट सिस्टम वाला जो आइडिया है, इसे हम ज्योग्राफी का एक गवर्निंग लॉ मान सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट और लिविंग बींग्स के बीच यह संबंध जो है वो यूनिवर्सल होता है और हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे इंडिजीनियस लोग हो जो अपने मूल स्थान पर रहते हो, या एफीमेरल लोग हो जो कहीं कहीं अस्थायी रूप से रहते हैं, या माइग्रेटरी लोग जो हमेशा मूव करते रहते हैं। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का यह लॉ इन सब पर लागू होता है। इस प्रकार टेरेस्ट्रियल यूनिटी का लॉ यह कहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वे कहीं भी हो, जैसे भी हो, एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके सर्वाइवल और इवोल्यूशन का एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ये। ओके, तो दोस्तों ये था अपना ये जो मैं कहूँ टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी के मैं लास्ट वाली जो लाइंस हैं वो थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर जगह यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल ये लागू होता है। इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहना और उससे प्रभावित होकर एक यूनिटी में आना। फिर से सुनिएगा, एनवायरनमेंट के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहना और उससे प्रभावित होकर एक यूनिटी में आना हर जीवित समाज की एक सामान्य विशेषता होती है। ओके, या फिर मैं कहूँ कि दुनिया की ज़्यादातर सोसाइटीज़ का लाइफस्टाइल इस तरह से उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट में रहता है। इसका मतलब है कि उनका जीवन उनके एनवायरनमेंट के अनुरूप होता है, उसी के अनुरूप उनकी डेली लाइफ, कल्चर और प्रैक्टिस को एडजस्ट वो लोग करते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी है कि पूरी अर्थ क्या है, आपस में यूनाइट है, बंधी हुई है, आपस में एक दूसरे से चीज़ें बंधी हुई है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आने वाले टाइम में हम यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी एसेंशियल क्लासें लगाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। कंबाइंड मैं कह सकता हूँ कि हिंग्लिश जो लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।